एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम ब्याज का ऋण कोष सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। लोनेबल फंड थियरी जिसे कहते हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया ब्याज के सिद्धांत को हमने देखा पिछले वीडियो में, और उसमें तमाम आलोचना की गई, और उसी का एक सुधार रूप में सिद्धांत आया ब्याज का ऋण कोष सिद्धांत, जिसे प्रस्तुत किया प्रोफेसर के विक्सेल ने। के विक्सेल स्वीडन अर्थशास्त्री थे। के विक्सेल इन्होंने एक अलग सिद्धांत प्रस्तुत किया, और इन्होंने कहा कि ब्याज का निर्धारण या इंटरेस्ट का निर्धारण बचत की मांग पूर्ति से नहीं होता है, बल्कि ऋण कोष की मांग पूर्ति से होता है। उधार दे कोषों की मांग और उसकी पूर्ति से होता है, और इसलिए इसको हम क्लासिकल ब्याज के सिद्धांत का परिष्कृत रूप या सुधरा हुआ रूप मानते हैं। इसलिए इसको जानना हमें बहुत ही जरूरी है। ब्याज का ऋण कोष सिद्धांत क्या होता है और इसके अंतर्गत ब्याज का दर, संस्थिति ब्याज का दर कैसे निर्धारित होता है, इसको हम इसमें देखने जा रहे हैं। अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे, और इसका आलोचनाएं भी हुई हैं उसको भी हम इसमें देखेंगे। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के ब्याज सिद्धांत के दोषों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्वीडन के अर्थशास्त्री ने के विक्सेल ने किया। बाद में इसका समर्थन परिष्करण अन्य अर्थशास्त्रियों जैसे ओहेलिन, बहुत अच्छे बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, मिरडाल, रॉबर्टसन, लिंडले आदि ने किया। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने ब्याज को बचत तथा विनियोग का फलन बताया था, हमने पिछले वीडियो में देखा है। इस प्रकार क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के ब्याज सिद्धांत में मौद्रिक कारकों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। पूंजी की पूर्ति बचत तथा पूंजी की मांग विनियोग पर आधारित समझी गई। विक्सेल ने क्लासिकल ब्याज सिद्धांत को और परिष्कृत रूप देने का प्रयास किया तथा यह प्रतिपादित किया कि ब्याज केवल बचत तथा विनियोग की मांग द्वारा निर्धारित नहीं होता है, बल्कि इसका निर्धारण उधार दे कोषों की पूर्ति तथा उसकी मांग के द्वारा होता है। ये इस सिद्धांत का मुख्य केंद्र बिंदु है। क्या है? तो ब्याज का निर्धारण होता है उधार दे कोषों की पूर्ति और उधार दे कोषों की मांग। अब उधार दे कोषों की पूर्ति, उधार दे कोषों की मांग, पहली बार तो यही समझ में आ जाएगा कि ये बचत की मांग और पूर्ति की ही बात कर रही है, लेकिन इन्होंने समझाया कि उधार दे कोषों की पूर्ति और उधार दे कोषों की मांग के बहुत और भी बहुत डायमेंशंस हैं, आयाम हैं, जिसके द्वारा किया जाता है। जैसे यदि बचत की पूर्ति को हम संपूर्ण बचत को हम विनियोग की पूर्ति नहीं मान सकते हैं, जैसा कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने माना। उन्होंने माना कि यदि कोई व्यक्ति 100 रुपया बचत कर रहा है तो यह टोटल इन्वेस्टमेंट है, या यदि बचत है तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। ये टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, या यह टोटल इन्वेस्टमेंट की पूर्ति नहीं है, बचत की पूर्ति नहीं है। यदि कोई 100 रुपया बचा रहा है और यदि उसमें से केवल वह 80 रुपया ही उधार दे रहा है, तो ये केवल डिमांड फॉर सप्लाई फॉर इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। केवल 80 रुपया, ये 20 रुपया जो अपने पास रख लिया, ये इन्वेस्टमेंट की पूर्ति नहीं कहलाएगी। तो इसी तरह की चीजों को कमियों को दूर किया विक्सेल ने अपने सिद्धांत में। इन्होंने आगे समझाया, इन्होंने कहा कि बाजार में दो प्रकार की संस्थाएं काम करती हैं उधार की मांग और पूर्ति के लिए। दो प्रकार की संस्थाएं हैं। एक तो व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति या परिवार जो देश के अंदर व्यक्ति हैं, वो बचत की मांग और पूर्ति करते हैं, ठीक है। और दूसरा संस्थाएं हैं। कौन सी संस्थाएं? उत्पादक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, उत्पादक वर्ग जो पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करता है या वस्तुओं का निर्माण करता है, ठीक है। पूंजीगत वस्तुएं मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पूंजीगत वस्तुएं जो उत्पादन कार्य में उपयोग होती हैं, जैसे मशीन, जैसे टेक्नोलॉजी, ऐसी वस्तुओं का निर्माण जो, जैसे जेसीबी बना दिया तो अब उस जेसीबी से सड़क बनाया जा रहा है, तो ऐसी वस्तुओं का निर्माण करना जो आगे वस्तुओं का निर्माण करे, जो उपभोग नहीं होता है, वो अन्य वस्तुओं के निर्माण में, वस्तुओं के उत्पादन में
योगदान देता है, सहयोग करता है, तो वो पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। तो उन पूंजीगत वस्तुओं को उत्पादन करने वाले पूंजीपति वर्ग और उत्पादक वर्ग, एक जो होता है जो उत्पादन कार्य करता है, जो मांग करता है किसका, तो उधार दे कोषों की मांग करता है, उधार दे कोषों की मांग ये करता है उत्पादक वर्ग। और इसकी पूर्ति, उधार दे कोषों की पूर्ति कौन करता है, तो व्यक्ति करते हैं और संस्थाएं दोनों करती हैं। अभी हम आगे देखेंगे, कुछ मात्रा में संस्थाएं भी करती हैं। ये दोनों दोनों चीजें करती हैं क्या, उधार दे कोषों की मांग, उधार दे कोषों की पूर्ति, ये दोनों दोनों चीजें करती हैं। तो एक तो ऐसी जो उधार दे कोषों की पूर्ति करती है, और दूसरी ऐसी जो उधार दे कोषों की मांग करती है। इन दोनों के क्रियाशीलन से ही संस्थिति ब्याज दर का निर्धारण होता है। किसके, तो उधार दे कोषों की मांग, उधार दे कोषों की पूर्ति। ऋण कोष सिद्धांत के अनुसार या उधार दे कोष सिद्धांत के अनुसार एक ही बात है, उधार दे कोष सिद्धांत या ऋण कोष सिद्धांत के अनुसार ब्याज बचत तथा विनियोग के अतिरिक्त आसंचय, होर्डिंग तथा बैंक साख, बैंक क्रेडिट द्वारा निर्धारित होता है। इस सिद्धांत की निम्नलिखित सूत्र के सिद्धांत के निम्नलिखित सूत्र है। ब्याज इज द फंक्शन ऑफ, यानी कि ब्याज, आर मीन्स ब्याज किसका फंक्शन है, किसका फलन है, तो इन्वेस्टमेंट का, आई से दिखाया गया है, विनियोग, एस बचत का, एम बैंक साख, एक नई चीज इन्होंने जोड़ा इसमें, बैंक साख, जिसपे क्लासिकल अर्थशास्त्री ने ध्यान नहीं दिया था, और एक संचय करने की इच्छा। ठीक है, मुद्रा कोष के संचय करने की इच्छा पर निर्भर करता है ब्याज। तो ये ब्याज इन चार चीजों पर निर्भर करता है, इन्वेस्टमेंट, सेविंग और बैंक क्रेडिट एंड संचय करने की इच्छा पर। अब हम बैंक उधार दे कोषों की पूर्ति और उसकी मांग के हिसाब से देखेंगे, उधार दे कोषों की पूर्ति कैसे होती है और उसकी मांग कैसे होती है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो उधार दे कोषों की मांग सबसे पहले देखते हैं, उधार दे कोषों की मांग कौन कौन करता है। तो उधार दे कोषों की मांग उधार दे कोष सिद्धांत यह मानता है कि कोष की मांग विनियोग संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही नहीं होती है, बल्कि उपभोग और आसंचय की मांग को भी पूरा करता है। ये केवल विनियोग, क्लासिकल शास्त्रियों ने क्या कहा था कि केवल इन्वेस्टमेंट के लिए मांग की जाती है बचत की, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि केवल इन्वेस्टमेंट के लिए तो की ही जाती है, ये तो सबसे पहले आता है, इन्वेस्टमेंट तो होता ही होता है, लेकिन सम टाइम उपभोग के लिए भी मांग की जाती है, यानी कि ऋण उपभोग के लिए भी किया जाता है और संचय के लिए भी किया जाता है। तो उधार दे कोषों की मांग के संबंध में निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट है। तो सबसे पहले हम लेते हैं विनियोग की मांग। विनियोग की मांग की जाती है, हमने देखा है कि विनियोग की मांग ब्याज दर पर आधारित होती है, और ब्याज दर यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि बढ़ता है तो विनियोग की मांग, आई डी, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, क्या होता है, घटता है। और यदि ब्याज की दर कम होती है तो आई डी क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि दोनों में विपरीत संबंध होता है, ब्याज दर और इन्वेस्टमेंट की मांग में। तो इसको चित्र में कैसे दिखाएंगे, तो ये निगेटिव स्लोप का, जैसे कि हमने क्लासिकल थ्योरी में देखा था कि विनियोग की मांग बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, क्योंकि वो सीमांत उत्पादकता से प्रभावित होता है, और उतने ही विनियोग की मांग की जाएगी जितनी की उससे सीमांत उत्पादकता ब्याज दर के बराबर हो। तो इसको हम चित्र में पहले देख लेते हैं। चित्र में इसमें दिखाया गया है, ये बाएं से दाएं गिरता हुआ वक्र एक दिखाया गया आई डी, जो ये दिखा रहा है कि ब्याज दर जैसे जैसे नीचे गिरेगा, ये वाई अक्ष पे ब्याज दर दिखाया गया है, तो ये दिखा रहा है वक्र की ब्याज दर जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा, आईडी, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, कम होगी, और ब्याज दर जैसे जैसे नीचे गिरेगा, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे नीचे गिरेगा, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जैसे ब्याज दर यहाँ है, R2 है, तो कितनी मांग की जा रही है, ये इसको सीधा खींच सकते हैं आप लोग स्केल से, तो ये मांग की जा रही है आई की इतना। यदि ब्याज दर गिर के R1 हो जाए, यहाँ हो जाए, तो कितनी मांग की जाएगी, यहाँ पे आ जाएंगे हम, और ये मांग बढ़ करके I1 हो जाएगा। तो ये बताने का मतलब यहाँ पे ये है कि आर ब्याज दर जब गिर रही है तो डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट
बढ़ जा रही है, और ब्याज दर जब बढ़ रही है तो डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट घट जा रही है। ब्याज दर जब R2 हो जा रहा है तो डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट घट करके कहाँ जा रहा है, आई पर हो जा रहा है। तो ये विनियोग की मांग एक हो गया। दूसरा, उपभोग की भी मांग की जाती है। इस चीज को क्लासिकल अर्थशास्त्री ध्यान नहीं दे पाए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जैसे किसी को कार लेना है और उनको लगता है कि भविष्य में उनकी आय तो बढ़ रही है, बढ़ जाएगी और वो इस लोन को पूरा कर देंगे, कर्ज को पूरा कर देंगे, तो उपभोग के लिए भी लोन लेते हैं, शादी के लिए लोन लेते हैं, खाने पीने के लिए, घर की आवश्यकताओं के लिए, सोफा वगैरह के लिए लोन ले लेते हैं, मोटरसाइकिल के लिए लोन लेते हैं। तो इसलिए उपभोग के लिए भी मांग की जाती है, उधार की मांग की जाती है। तो यहाँ पे लिखा है, उधारदेय कोषों की मांग न केवल उत्पादक वर्ग द्वारा किया जाता है बल्कि उपभोक्ता वर्ग द्वारा भी किया जाता है उपभोग करने के लिए। इस दृष्टि से यह सिद्धांत क्लासिकल सिद्धांत से भिन्न है। उपभोक्ता उस समय मांग करता है जब उपभोग की वर्तमान आवश्यकता अत्यंत तीव्र हो, यानी कि उसे अत्यधिक आवश्यकता हो और उसे उम्मीद हो कि भविष्य में उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। पर उपभोक्ता भी अधिक ब्याज दर पर कम तथा कम ब्याज दर पर अधिक ऋण कोष की मांग करेगा। यह भी ब्याज दर से प्रभावित होगा, यानी कि ब्याज दर यदि अधिक होगा तो वह कंजम्पशन की डिमांड, इसको CD से लिख रहे हैं, डिमांड फॉर कंजम्पशन कम करेगा। यदि ब्याज की दर कम होगी तो डिमांड फॉर कंजम्पशन ज्यादा करेगा। जाहिर सी बात है, वो अधिक उधार की मांग करेगा, अधिक उधार लेगा यदि ब्याज दर कम है, और उधार दर की मांग वो बढ़ा देगा, कम कर देगा यदि ब्याज दर अधिक है। इसको भी हम रेखा चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं, और जिसमें ये बाएं से दाएं ही नीचे गिरता हुआ होगा, जैसे डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट हमने दिखाया था, वैसे ही ये CD को भी दिखा सकते हैं, जो बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ हो रहा, जो ये बता रहा कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ है, R2 है, तो जो CD है वो कम है, डिमांड फॉर कंजम्पशन कम है, और यदि ब्याज दर घटा देते हैं तो डिमांड फॉर कंजम्पशन बढ़ के CD1 हो जा रहा है। तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कम डिमांड फॉर कंजम्पशन, और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यदि R0 है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हाई डिमांड फॉर कंजम्पशन हो जाएगा। ये भी बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होगा। एक तीसरा है आसंचयन की मांग। आसंचयन की मांग क्या होती है? आसंचयन की मांग, कुछ लोग अपने पास नगद रूप में रखना चाहते हैं पैसा, और भविष्य में अम, ब्याज के उतार चढ़ाव से लाभ कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी ब्याज दर से विपरीत रूप से जुड़ा होता है। डिमांड फॉर होर्डिंग, इसको HD से दिखाया जाता है, डिमांड फॉर होर्डिंग। डिमांड फॉर होर्डिंग कहता है कि यदि ब्याज दर ज्यादा होगा तो डिमांड फॉर होर्डिंग कम होगा, यानी कि ये पैसा जो नगद रूप में अपने पास कैश के रूप में रखा है वो कम रखेगा, और अधिक पैसा वो मार्केट में लगाएगा ब्याज दर कमाने के लिए। ठीक है, अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाने के लिए। और इसके विपरीत यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो वो डिमांड फॉर होल्डिंग बढ़ा देगा, यानी कि नगद रूप में अपने पास रखेगा, क्योंकि ब्याज दर कम मिल रहा है तो वो मार्केट में पैसा निकाल लेगा, मार्केट में पैसा नहीं लगाएगा। यदि उसे उम्मीद है कि ब्याज दर घटेगा तो वो फटाफट अपना पैसा, यदि उसके पास कोई प्रतिभूति है, बांड है, तो बेच के पैसा अपने पास नगद रूप में रख लेगा। तो इसलिए इसका भी संबंध ब्याज दर से विपरीत रूप से जुड़ा होता है, और यही कारण है कि यह भी बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, और यह भी उधारदेय कोषों की मांग को व्यक्त करता है। तो अधिक ब्याज दर पे इसी को लेते हैं। यदि R2 ब्याज दर है तो जो मांग है वो HD की कम कर रहा है। इसको पहले हम मिटा देते हैं। और तो अधिक ब्याज दर पे जो डिमांड फॉर होर्डिंग है वो कम है, इतना ही है यदि ब्याज दर R2 है तो। और यदि ब्याज दर घट जाती है, R0 आ गई, इतनी ब्याज दर आ गई, कम हो गई, तो डिमांड फॉर होर्डिंग बढ़ा देगा, बढ़ करके HD1 हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये तीन तरह की मांग यहाँ पे दिखाई गई। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने केवल डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट दिखाया था, केवल इसको दिखाया था, लेकिन विक्सेल ने दिखाया कि तीन तरह की मांग की जाएगी उधार के लिए। एक तो डिमांड फॉर कंजम्पशन, और एक डिमांड फॉर होर्डिंग, और दूसरा डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट तो है ही। और इन तीनों को हम जोड़ लें तो हमें
टोटल डिमांड फॉर सेविंग या डिमांड फॉर लोनेबल फंड हमें निकल जाएगा, जिसे डीएल से दिखाएंगे। ये हमने टोटल जोड़कर निकाला है और ये डीएल हमें मिल जाएगा। ये टोटल डिमांड फॉर लोनेबल फंड को दिखाता है, इसलिए इसको हम डीएल से दिखाए हैं। और ये जोड़ होता है उपभोग के लिए मांग, होर्डिंग के लिए, असंचय के लिए मांग और विनियोग के लिए मांग, जो हमने तीनों देखा। अब हम पूर्ति पर आते हैं। उधार दे कोषों की पूर्ति कैसे होती है? सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड किस प्रकार से होता है? तो ये कहाँ कहाँ से आता है? तो पहला तो बचत, जो देश की जनता बचत करती है, व्यक्ति परिवारों द्वारा बचत किया जाता है, ये सबसे बड़ा स्रोत होता है बचत का। लोनेबल फंड क्रिएट करने का सबसे बड़ा स्रोत होता है। और ये निश्चित रूप से ब्याज दर से डायरेक्ट जुड़ा होता है, सीधा संबंध होता है ब्याज दर से। ब्याज दर यदि हाई होगा तो बचत भी हाई होगा, क्योंकि लोग ज़्यादा बचत करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा ब्याज मिलेगा। और यदि ब्याज दर कम होगा तो लोग निराश होंगे और ब्याज कम करेंगे, उपभोग ज़्यादा करेंगे और ब्याज को कम करेंगे, क्योंकि इसको ब्याज उस पर कम मिलेगा, कमाई कम हो रही है। अब इसको हम चित्र से देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सीधा संबंध होता है। तो निश्चित रूप से ये ऊपर उठता हुआ होगा, बाएं से दाहिने, नीचे से ऊपर उठता हुआ होगा, जैसा कि ये एस के द्वारा दिखाया गया है, एस वक्र के द्वारा दिखाया गया है। और जो ये बताता है कि कम ब्याज दर पर यदि ब्याज दर कम है तो सेविंग भी कम है। यदि ब्याज दर ओ आर जीरो है तो सेविंग ओ एस है। यदि मान लो ब्याज दर बढ़ करके और आर टू हो गया तो सेविंग भी बढ़ करके एस वन हो गया, यानी कि सेविंग पहले से ज़्यादा हो गई, बढ़ के, यदि ब्याज दर बढ़ता है। तो सीधा संबंध होता है, ब्याज दर कम तो सेविंग कम, ब्याज दर ज़्यादा तो सेविंग भी लोग ज़्यादा करेंगे, अधिक ब्याज कमाने के लाभ में। असंचयन डिसहोर्डिंग, डिसहोर्डिंग जो अभी होर्डिंग, डिमांड, डिमांड फॉर होर्डिंग हमने अभी पढ़ा डिमांड के साइड से, अब ये बचत के साइड से भी हम पढ़ लेंगे। यानी कि डिस होर्डिंग के माध्यम से, यानी कि सप्लाई के साइड से, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डिस होर्डिंग भी ब्याज दर से सीधा संबंधित होता है। यदि ब्याज दर बढ़ता है तो डिस होर्डिंग यानी कि डिस डिस होर्डिंग डीएच भी बढ़ेगा। डिस होर्डिंग मतलब अपने पास नगद रूप में जो सिक्के, रुपए, पैसे रखे हैं वो लोग ज्यादा रखेंगे, यानी कि डिस होर्डिंग ज्यादा करेंगे, यानी कि असंचयन, यानी कि वो रुपया पैसा बाजार में लगाएंगे, मनी मार्केट में लगाएंगे, मुद्रा बाजार में लगा करके पैसे कमाएंगे, क्योंकि ब्याज दर बढ़ा हुआ है तो अपने पास वो कम रखेंगे, नगद रूप में कम रखेंगे। ठीक है, नगद की मात्रा घटेगी, इसलिए इसको डिसहोर्डिंग यानी कि असंचय की इच्छा, संचय करने की न करने की इच्छा बढ़ेगी, यानी कि सारा पैसा वो मार्केट में लगाएंगे। यदि ब्याज दर घटती है, संभावना है कि ब्याज दर घटने जा रही है, तो डिसहोर्डिंग क्या होता है? बढ़ जाएगा, डिसहोर्डिंग घट जाएगा, सॉरी डिसहोर्डिंग घट जाएगा, यानी कि लोग अब नगद रूप में पैसा ज्यादा रखने लगेंगे अपने पास। ठीक है, तो इसको भी इस चित्र में दिखाया गया है। डिसहोर्डिंग वाला वक्र ये है जो दिखा रहा है कि नीचे से ऊपर दाहिनी ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। इसी ब्याज दर पे यदि देखें आर टू पर की डिसहोर्डिंग की मात्रा ये है। अब यहाँ पे डिसहोर्डिंग हम दिखा रहे हैं डी एच। और यदि ब्याज दर घट गया, आर जीरो हो गया, तो डिसहोर्डिंग कहाँ है? डिसहोर्डिंग का रेखा ये है, ये डिसहोर्डिंग घट करके डी एच यहाँ हो गया, कम हो गया, यानी कि डिसहोर्डिंग की मात्रा ब्याज दर के साथ घट बढ़ रही है। ब्याज दर ज्यादा है तो डिसहोर्डिंग कम होगी, यानी कि संचय कम करेंगे लोग, ज्यादा मुद्रा बाजार में लगाएंगे पैसे कमाने के लिए। यदि ब्याज दर कम है तो डिसहोर्डिंग बढ़ जाएगी, यानी कि संचय बढ़ जाएगी, डिसहोर्डिंग कम हो जाएगी। ठीक है, तो असंचय कम हो जाएगी, यानी कि लोग नगद रूप में अपने पास ज्यादा पैसा रखेंगे। तो डिसऑर्डिंग देख लिया और सेविंग देख लिया। अब आगे नेक्स्ट, बैंक साख मुद्रा। बैंक क्रेडिट क्रिएशन करती है और क्रेडिट क्रिएशन भी ब्याज दर से सीधा प्रभावित होता है। ब्याज दर यदि बढ़ता है तो क्रेडिट क्रिएशन यानी कि बैंक मुद्रा, बैंक मनी भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि बैंकों को लगेगा कि ज्यादा ब्याज मिल रहा है और वो अधिक उधार देने की कोशिश करेंगे, अधिक उधार देंगे, अधिक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। यदि ब्याज दर घट जाता है तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव होगा कि बैंक मनी भी
कम होगी, कम मुद्रा क्रिएशन होगा और कम उधार देने की इच्छा होगी बैंकों में। इसको भी हम रेखा चित्र के माध्यम से दिखाएंगे और यह भी बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ होगा, क्योंकि सीधा संबंध है। तो निश्चित रूप से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो हाई बीएम होगा और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट से लो बीएम होगा। डिसऑर्डिंग हमने देख लिया पीछे और सेविंग हमने देख रखा है पीछे। यदि हाई ब्याज दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, तो बीएम रेट भी, बीएम की मात्रा भी ज्यादा होगा, बैंक मनी की ज्यादा होगा। यदि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आर जीरो है, तो बीएम कम हो जाएगा, बीएम कम हो जाएगा। तो ये सीधा ब्याज दर से संबंधित है। बैंक को लगता है कि ब्याज दर ज्यादा मिल रहा है तो वो ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन करेगी, ज्यादा उधार देगी, और बैंक को लग रहा है कि कम ब्याज दर है तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। नेक्स्ट है अविनियोग, डिस इन्वेस्टमेंट। कुछ व्यापारिक इकाइयां ऐसी होती हैं जो अपना डिप्रिसिएशन ह्रास कोष रखती हैं, क्योंकि मशीनों में घिसावट होती है, उत्पादन में घिसावट होती है ना। कुछ कुछ चीजें नुकसान हो रही हैं, बिल्डिंग का हरासमेंट हो रहा है, एक दिन बिल्डिंग भी खत्म हो जाएगी तो उसको, उसके लिए भी पैसे पहले से ही रख के चलना है। गाड़ी जो चल रही है वो गाड़ी के टायर खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे वो एक दिन खत्म हो जाएंगे, उसके लिए तो इसको डिप्रिसिएशन रिजर्व कोष कहते हैं। तो इसके लिए हर व्यापारिक इकाइयां कुछ कोष फंड बना के रखती है कि ऐसे समय पे जब ये खत्म हो जाएंगी मशीनें या जो वस्तुएं हैं, तो हम उसको रिप्लेस कर सके नए से। तो ये अ, यदि ब्याज दर ज्यादा होता है तो ये कोष भी वो उधार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो डिप्रिसिएशन रिजर्व को डीआई से दिखाया गया है, या इसको डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो डिस इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ जाता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि कम होता है तो डिस इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। यहाँ पे लिखा है यदि ब्याज दर ऊंची हो जाए तो साहसी इस राशि को ऋण के रूप में देने के लिए प्रयुक्त कर सकता है, और कार्यशील पूंजी के भी संबंध में देखा जा सकता है। यदि उसके पास कुछ कैपिटल पड़ा है कैपिटल रूप में, तो उसको भी वो उधार के लिए दे सकता है। यदि ज्यादा ब्याज दर मिल रहा है तो इसकी पूर्ति वो बढ़ा देगा। यदि ब्याज तथा अविनियोग की मात्रा में के संबंध को नीचे दिखाया गया है चित्र में डी आई से, जो ये दिखा रहा है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज्यादा डी आई होगी और लो ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कम डी आई होगी। ये डी आई वक्र है। तो आर जीरो है, ये आर टू है। यदि आर टू पे ज्यादा डी आई है, आर कम पर, यानी कि ब्याज दर जब कम रह रही है तो कम डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, यानी कि जो उसके पास कोष है वो कोष कम करेगा, कम उधार देगा, उस कोष को अपने पास ही रखेगा। यदि ब्याज दर बढ़ेगी तो वो उसको भी बढ़ा देगा, उधार दे देगा, तो उसकी पूर्ति बढ़ जाएगी, किसकी, लोनेबल फंड की पूर्ति बढ़ जाएगी। तो ये चारों हमने देख लिए, डीएच बीएम और यस, ये चार प्रकार से बचतें प्राप्त होती हैं। लोनेबल फंड तब बनता है, इसको हम कहते हैं सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। और ये टोटल जोड़ लें तो ये भी बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ पॉजिटिव स्लोप का, जो ये बताता है कि आर और फंक्शन ऑफ जो हमने देख रखा है सेविंग इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फंक्शन है सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड का। तो ये दोनों शक्तियां जहां कार्य करेंगी, दोनों जहां पे बराबर होंगी, जैसे ई बिंदु पर बराबर है एस एल, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड डिमांड फॉर लोनेबल फंड के बराबर है, और इसलिए इक्विलिब्रियम जो संतुलित रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर वन दिखाएगा। तो यहाँ पे हम ये सभी बचत की जो पूर्तियां हैं, लोनेबल फंड की पूर्ति है, डी आई यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट, डिस होल्डिंग, बैंक मनी और सेविंग्स, इन चारों को जोड़ करके हम सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड निकाल लेंगे। क्योंकि चारों ब्याज दर से सीधा संबंधित है, पॉजिटिव रूप से संबंधित है, यानी कि दोनों में सीधा संबंध है, यानी कि ब्याज दर बढ़ता है तो इनमें भी वृद्धि होती है, ब्याज दर कम होता है तो इसमें भी कमी होती है, यानी कि एक ही दिशा में बदलते हैं। तो इसको हम निश्चित रूप से बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ खींचेंगे, जो ये दिखाएगा प्रत्येक स्तर पे कि जैसे जैसे ब्याज दर बढ़ेगा सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड बढ़ेगी, जैसे जैसे ब्याज दर घटेगा
सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड घटेगा। और डिमांड फॉर लोनेबल फंड के बारे में हमने देखा, चूंकि ये ब्याज दर से विपरीत रूप से संबंधित होते हैं। ब्याज दर यदि बढ़ता है तो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, डिमांड फॉर लोनेबल फंड घटता है। यदि ब्याज दर घटता है तो डिमांड फॉर लोनेबल फंड बढ़ता है, यानी कि दोनों के बीच विपरीत संबंध होता है। और इसीलिए यह बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, जो ये बताता है कि अधिक ब्याज दर पर कम डिमांड फॉर लोनेबल फंड होगा और कम ब्याज दर पर अधिक डिमांड फॉर लोनेबल फंड होगा। अब इसका हम इक्विलिब्रियम कैसे होगा ब्याज दर का, उसको हम देखेंगे। संस्थिति ब्याज दर, तो संस्थिति ब्याज दर तो हमने अभी देखा कि पूर्ति को प्रदर्शित करने वाले जो है वक्र, वो बचत है एस है, डिस होल्डिंग है डी एच है, बैंक मुद्रा है बी एच है, तथा डिस इन्वेस्टमेंट डी आई है। इनको यदि जोड़ लें तो कुल एस एल हम देख लिए अभी, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड प्राप्त हो जाएगा, कुल उधार देय कोष की कुल पूर्ति प्राप्त हो जाएगी। और उधार देय कोष की कुल मांग, डिमांड फॉर लोनेबल फंड और सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, ये दोनों जहां पे बराबर होंगे ई बिंदु पर, वहां पे इक्विलिब्रियम निर्धारित होगा। वही चित्र है, यहाँ ई बिंदु पर डिमांड फॉर लोनेबल फंड बराबर है सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड के, और ब्याज दर का निर्धारण हो जाता है OR1। ब्याज दर पर जो डिमांड और सप्लाई है वो ये निर्धारित होगा, R1E के बराबर निर्धारित होगा। तो इस प्रकार से विक्सेल ने यह सिद्ध किया कि जो ब्याज दर का निर्धारण है वो लोनेबल फंड के डिमांड और सप्लाई के द्वारा निर्धारित होगा, जैसा कि ई बिंदु पर दिखाया गया है, जहां एक दूसरे के बराबर है। दूसरी चीज उन्होंने ये दिखाया, क्लासिकल मॉडल में बचत, ये वाली बचत रेखा और इन्वेस्टमेंट की मांग इस बिंदु पर, मान लीजिए ये E1 है, इस ई बिंदु पर बराबर होते हैं। तो क्लासिकल अर्थशास्त्र ने जो दिखाया था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, OR है, जो हाई है, अधिक है विक्सेल के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो यही कारण कि विक्सेल ने क्लासिकल के रेट ऑफ इंटरेस्ट को, OR को प्राकृतिक रेट ऑफ इंटरेस्ट या नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा। और अपने विक्सेल ने अपने ब्याज दर को, इसको कहा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा, जो कि कम है क्लासिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से। क्लासिकल ने सिर्फ बचत और विनियोग की मांग और बचत की पूर्ति के द्वारा ही इक्विलिब्रियम निकाला था, जैसा कि हमने क्लासिकल थ्योरी में, क्लासिकल मॉडल में पढ़ा था। तो इस प्रकार से विक्सेल के अनुसार लोनेबल फंड की सप्लाई और डिमांड के माध्यम से इक्विलिब्रियम ई पर होगा, ब्याज दर का निर्धारण R1 होगा जो ये है, और उन्होंने अपने ब्याज दर को मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा, यानी कि बाजार ब्याज की दर, और क्लासिकल के रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्राकृतिक ब्याज की दर का, नेचुरल ब्याज की दर कहा। ऋण कोष सिद्धांत क्लासिकल ब्याज सिद्धांत से उत्तम है, क्योंकि इसकी व्याख्या करते समय बचत के अतिरिक्त बैंक साख तथा संचय के उद्देश्य से रखी गई मुद्रा का भी ध्यान रखा गया है। किन्स के सिद्धांत में भी यह सिद्धांत कुछ अर्थों में अच्छा है, किन्स के सिद्धांत से भी यह सिद्धांत अच्छा है। किन्स के सिद्धांत में बचत को पूंजी के अंतर्गत नहीं सम्मिलित किया गया। इतना ही नहीं, किन्स के सिद्धांत में ब्याज का निर्धारण मुद्रा की संपूर्ण मात्रा से होता है, जबकि ऋण कोष सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि ब्याज दर कुल मुद्रा की मात्रा द्वारा नहीं, बल्कि मुद्रा की उस मात्रा द्वारा निर्धारित होता है जो लोग उधार देने के लिए तत्पर हैं। केवल उधार देने की मात्रा, उधार देने की जो मात्रा है उससे निर्धारित होता है। इस दृष्टिकोण से ऋण कोष सिद्धांत तरलता अधिमान सिद्धांत से भी उत्तम है, अर्थात केन्स के सिद्धांत से भी उत्तम है और क्लासिकल के सिद्धांत से भी उत्तम है। कौन? ऋण कोष, लोनेबल फंड थियरी, दोनों सिद्धांत से उत्तम है। लेकिन आलोचना से तो कोई सिद्धांत नहीं बचा हुआ है, इसकी भी आलोचना की गई। इस सिद्धांत की आलोचना ये की गई कि कुल ऋण कोष की पूर्ति भी आय के अनुसार बदलती रहती है, अतः इस सिद्धांत के अनुसार भी ब्याज दर अनिर्धारित रह जाती है, ब्याज दर का निर्धारण नहीं हो पाता है क्योंकि आय बदलती रहती है। ऋण कोष सिद्धांत में क्लासिकल ब्याज सिद्धांत की ही भांति आय के स्तर को स्थिर मान लिया गया।
तथा आय के ऊपर विनियोग के प्रभाव की उपेक्षा की गई। यानी कि क्योंकि विनियोग जब बढ़ता है तो मल्टी मल्टीप्लायर गुणक के प्रभाव के कारण इनकम में वृद्धि होती है और एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होती है। तीसरा है प्रवाह तथा स्टॉक के संबंधित अलग अलग चरों को एक साथ मिलाने के कारण सिद्धांत तर्कसंगत नहीं रह जाता है। चौथा आलोचना किया गया, क्लासिकल सिद्धांत की ही तरह इस सिद्धांत के अनुसार भी ब्याज दर निर्धारित नहीं हो पाया है, अनिर्धारित रह गया है।